सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ जॉर्ज पंचम की नाक और व्याख्यान संख्या 5। और इस पाठ के लेखक है बेटा कमलेश्वर। इस पाठ के हमने 4 व्याख्यान पढ़ लिए हैं और आज हम 5वां व्याख्यान पढ़ेंगे, जिसमें हम अभ्यास कार्य के जो प्रश्न उत्तर है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो पाठ है, इस पाठ की जो पृष्ठभूमि है, कहानी की पृष्ठभूमि जो है वो है कि इस प्रस्तुत रचना जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा रचित एक व्यंग्य रचना है। इस व्यंग्य के माध्यम से सरकारी कार्य पद्धति पर गंभीर टिप्पणी की गई है। सरकारी लोग जो कामकाज करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, तो उसके ऊपर टिप्पणी की गई है, व्यंग्य किया गया है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान आने वाली थी। यानी जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भारत आई थी, तब का वर्णन है यहाँ। और अखबारों में इस बात की खूब चर्चा हो रही थी कि लंदन के अखबारों में भी खबरें आ रही थी कि महारानी और उनके स्टाफ, मतलब उनके साथ जो लोग आने वाले थे, किस तरह की तैयारी वहाँ और चल रही थी और यहाँ चल रही थी, उसका इसमें वर्णन किया गया है। और जो पूरी कहानी है वो नाक के इर्द गिर्द घूमती है। नाक जो होती है वो मान सम्मान की प्रतीक होती है। बाकी आपने पाठ में पढ़ ही लिया था कि नाक के आसपास कहानी कैसे घूमती है। तो पहला जो प्रश्न है अभ्यास का, तो अभ्यास के प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। और उसमें पहला अभ्यास का जो प्रश्न है वह है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो सरकारी तंत्र में जो सरकारी तंत्र के लोग थे, जब महारानी एलिजाबेथ भारत आने वाली थी, उस समय जॉर्ज पंचम की नाक किसी ने काट दी थी। तो उसको लगाने के लिए किस तरह की चिंता थी, बदहवासी थी, डर था उनमें कि भाई वो जो माहौल बना हुआ था वह सरकारी तंत्र की कौन सी मानसिकता को दर्शाता है, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो जो सरकारी तंत्र के लोग थे उसमें जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने की जो चिंता है वह उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। मतलब उनकी गुलामी की मानसिकता को, परतंत्रता की मानसिकता को दर्शाती है। उनके मन में आज भी अंग्रेज़ों की गुलामी और स्वामी भक्ति बसी हुई है। अर्थात सरकारी तंत्र के जो लोग हैं उनके मन में आज भी गुलामी की भावना बसी हुई है। उन्हें अंग्रेज़ों के मान सम्मान की चिंता और अपने मान सम्मान से अधिक है, कि उनके मान सम्मान की चिंता उन्हें अपने भी मान सम्मान से ज़्यादा है। और उसे बनाए रखने के लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और उनकी जो बदहवासी है इसी चापलूसी की मानसिकता को प्रकट करती है, और कि वे अपने अधिकारी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए अपनी कर्मठता और स्वामी भक्ति का ढोंग किस प्रकार से रच देते हैं, तथा इसके प्रदर्शन में वे पानी की तरह पैसा भी खूब बहाते हैं। ये आपने पाठ में देखा ही था कि नाक के लिए किस तरह से पैसा भी बहाया गया था, खर्चा किया गया था। तो दूसरा प्रश्न है इसका, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? तर्क संगत का अर्थ होता है उचित। कि रानी एलिजाबेथ का दर्जी जो था वो परेशान क्यों था, और परेशान था तो फिर उसकी जो परेशानी थी वो ठीक थी या गलत थी। तो रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था वो इसलिए परेशान था क्योंकि रानी एलिजाबेथ जो थी वो 3 देशों की यात्रा पर जाने वाली थी, और उसमें भारत, पाकिस्तान और नेपाल, ये 3 देश थे जिसके दौरे पर वो जाने वाली थी। और उसे दर्जी को जो था उसके लिए पोशाक तैयार करनी थी रानी के लिए, और वह चाहता था कि भाई जिस देश में रानी जाए मैं उसी के अनुसार उसकी पोशाक तैयार करूं, अर्थात वहाँ के पहनावे के अनुरूप हो, मौसम के अनुरूप हो। इसीलिए बेचारा परेशान था कि रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, मतलब वो अपने देश की महान हस्ती थी, इसलिए उसकी शान का, आन बान शान, उसका ख्याल उसको रखना था। और तर्कसंगत भी थी, उचित इसलिए थी क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने काम की प्रशंसा चाहता है कि उसके द्वारा किया गया काम उसके मालिक को पसंद आए, अच्छा लगे, और उसके काम की और लोग भी सराहना करें, और जिसके
लिए काम किया वो उसको उपहार भी भेंट करे। तो हो सकता है कि दर्जी भी यही सब चाहता होगा, इसलिए उसकी परेशानी उचित थी। अगला प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो पाठ में आपने देखा ही था कि दिल्ली का कायापलट किस प्रकार से किया गया था, मतलब दिल्ली को किस तरह से उसमें परिवर्तन कर दिया गया था कि भाई सड़कें जो थी साफ़ कर दी गई, बुढ़ापे की धूल साफ़ कर दी गई थी उन पर से, और गड्ढे भर दिए गए थे। जो ऐतिहासिक इमारतें थी उनके ऊपर रंग रोगन करवा दिया गया था, उनको सजा दिया गया था। तो इसी प्रकार से प्रयत्न किए गए होंगे बहुत सारे। तो नई दिल्ली के कायापलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे या अनेक प्रयत्न किए गए होंगे। इसका उत्तर आप पॉइंट में लिखेंगे। बेटा जहाँ पॉइंट में उत्तर बनता हो वहाँ पॉइंट में ही उत्तर को लिखने का प्रयास करें। तो पहला बन जाएगा कि सड़कों को सुधारा गया होगा और नई सड़कें बना दी गई होंगी। दूसरा, पूरे शहर की साफ सफाई करवा दी गई होगी। तीसरा, सरकारी भवनों, ऐतिहासिक इमारतों की रंगाई पुताई या रंग रोगन करवा दिया गया होगा। हो सकता है उनके ऊपर रंगीन लाइटें लगवा दी गई हो, झालर लगवा दी गई हो, और हवाई अड्डे को आकर्षक रंग रूप दे दिया गया होगा कि उसको भी अद्भुत तरीके से सजा दिया गया होगा। और सड़कों के दोनों तरफ झंडे लगा दिए गए होंगे, और जो पार्क थे उनको भी हरा भरा कर दिया गया होगा। सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया गया होगा। तो इस प्रकार से अनेक कार्य किए गए होंगे जिससे देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट हो गया था। अगला प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। कि आज की जो पत्रकारिता है, जो आज का जो मीडिया है, उसमें जो और मुख्य खबरें होती है उनके अलावा चर्चित हस्तियों के पहनावे के बारे में, उनके खान पान के बारे में, उनकी आदतों के बारे में बहुत अधिक वर्णन किया जाता है। तो ऐसी जो पत्रकारिता होती है वह, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि इस तरह की जो पत्रकारिता है उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? तो जो आज की पत्रकारिता है वो व्यावसायिक पत्रकारिता बन गई है, और उसमें चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर भी चल पड़ा है। और इसमें जो पत्रकार होते हैं, जो मीडिया है, वो रुचि भी अधिक लेता है, क्योंकि इस सस्ती और घटिया पत्रकारिता से उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। और जो मीडिया होता है वो तो 24 घंटे ऐसी ही सामग्री की तलाश में होता है कि जिससे वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, कि लोगों को अपनी ओर लोगों का ध्यान खींच सके। और जो इस तरह की पत्रकारिता होती है उस पर धन और समय दोनों का ही अपव्यय होता है। इसी के आधार पर 6 भाग इसमें पूछा गया है कि इस तरह की पत्रकारिता जो होती है आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो युवा पीढ़ी पर तो निश्चय ही बुरा प्रभाव डालती है, क्योंकि युवा जो होते हैं वो इस तरह की पत्रकारिता की ओर जल्दी खींचे चले जाते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो युवा पीढ़ी को विशेष रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि युवा वर्ग जो होता है इन चर्चित हस्तियों की तरह वेशभूषा अपनाना चाहता है, अर्थात उन्हीं के जैसा पहनावा पहनना चाहता है, और खान पान भी वैसा ही रखना चाहता है, और उन्हीं के जैसी बनावटी और दिखावटी जीवन शैली को अपनाना चाहता है। तो चर्चित हस्तियों की जो कथाएं होती हैं वो युवा पीढ़ी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। और इस तरह से जब युवा पीढ़ी उनसे प्रभावित होती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, और भटकने पर वास्तविक सामाजिक व्यवहार तथा लक्ष्य को भूल जाती है, और इस प्रकार अपना जीवन नष्ट कर लेती है। तो देखा आपने कि इस तरह की पत्रकारिता युवा पीढ़ी पर तो बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो ऐसी पत्रकारिता को अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर न छापकर उनको मनोरंजन के लिए जो परिशिष्ट होता है उसी के अंतर्गत छापना चाहिए, इनको अधिक प्रमुखता नहीं देनी चाहिए। तो अगला प्रश्न है हमारा, जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए?
तो जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए, फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए थे, बहुत सारे प्रयत्न उसने बेचारे ने किए थे। तो सबसे पहले तो वह जॉर्ज पंचम की मूर्ति जैसा पत्थर ढूंढने के लिए देश के प्रत्येक पहाड़ पर गया। आपने पढ़ा था ना पाठ में कि उसने कहा था कि भाई मैं हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डालूंगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ निकालूंगा। तो पत्थर ढूंढने के लिए देश के प्रत्येक पहाड़ पर गया, लेकिन उसे कहीं वैसा पत्थर नहीं मिला। फिर उसने क्या किया कि फिर उसने देश के महापुरुषों की मूर्तियों में से किसी एक की नाक उस नाक पर लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन उन सब की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। आपने पाठ में पढ़ा ही था कि किस तरह से मूर्तिकार गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र आदि राज्यों के अंदर गया था और वहाँ पर उसने देशभक्तों की मूर्तियों की नाकों को नापा था, और फिर अंत में जो था वो जिंदा नाक उस मूर्ति पर लगाने का प्रस्ताव उसने रखा था। और इससे पहले उसने जो बिहार में शहीद बच्चों की मूर्तियां लगी हुई थी, तो उनको नापने के लिए भी वह वहाँ पर गया था। तो इस प्रकार मूर्तिकार ने मूर्ति पर नाक लगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए थे। अगला प्रश्न होगा हमारा कि प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं, कि आज की जो व्यवस्था है उसके ऊपर चोट करते हैं, गहरी चोट करते हैं। तो उदाहरण के लिए है, जैसे पाठ में आया था, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। जब क्लर्क से पूछा गया था कि भाई तुम ढूंढो पत्थर कहाँ से आया था, तो उसने क्या जवाब दिया था कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। तो ये मौजूदा व्यवस्था पर चोट ही करते हैं, ऐसी बातें जो है वो। तो सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में ऐसे जो अन्य कथन आए हैं उनको आपको छांटकर लिखना है जो मौजूदा व्यवस्था पर चोट करते हों उस पर। तो जैसे पाठ में था कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, तो ये भी ऐसा ही कथन था। और भी कथन थे इसमें, जैसे दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। तीसरा ऐसा कथन था कि गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, पहरेदारी होती रही और लाट की नाक चली गई। देश के खैर खवाहों की मीटिंग बुलाई गई। अगला हो जाएगा कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। और अगला हो जाएगा, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। और इसमें ये भी लिख सकते हो आप कि इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। तो पाठ में ऐसे जो व्यंग्य आए हैं, ऐसे जो कथन आए हैं, उनमें से कोई भी 5 कथन आप छांटकर इसमें लिखेंगे जो कि मौजूदा व्यवस्था पर चोट करते हों। अगला प्रश्न होगा, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है। तो आपने पाठ में पढ़ा था कि आपने पाठ में देखा ही था कि किस तरह से जो सारी कहानी है वो नाक के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो जॉर्ज पंचम के यहाँ पर नाक का वर्णन था। तो इसमें जो नाक है वो समाज के अंदर प्रतिष्ठा की प्रतीक मानी जाती है, कि नाक जो होती है वो मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की प्रतीक है। तो इसलिए इस पूरी व्यंग्य रचना में ये बात उभरकर इस प्रकार से सामने आई है। तो इसमें पहला हो सकता है कि जॉर्ज पंचम की नाक कटना इस बात का द्योतक है, मतलब इस बात का प्रतीक है। द्योतक का अर्थ क्या है? प्रतीक। प्रतीक है कि अब भारतीयों के मन में अंग्रेजों का कोई मान सम्मान नहीं रहा। अर्थात जॉर्ज पंचम की नाक जिसने भी काटी थी उसने यह बात सिद्ध कर दी थी कि अब भारतीयों के मन में अंग्रेजों के लिए मान सम्मान की भावना नहीं है, और यही दर्शाने के लिए किसी देशभक्त ने उस नाक को काटा होगा। दूसरा हो सकता है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर पुनः नाक लगाने का सरकारी तंत्र का प्रयास इस बात का द्योतक है या इस बात का प्रतीक है कि उनके मन में अब अंग्रेज़ों का मान सम्मान बहुत अधिक था, कि जो सरकारी तंत्र था वो नाक को लगाने को लेकर परेशान था कि किसी भी हाल में जॉर्ज पंचम की नाक लग जानी चाहिए, क्योंकि रानी पधारने वाली थी।
और उनका मानना था कि भाई अगर रानी आई और नाक नहीं होगी तो हमारी भी नाक नहीं बचेगी, अर्थात हमारा भी मान सम्मान नष्ट हो जाएगा। तो इससे यही प्रतीत होता है कि भाई जो सरकारी तंत्र है उनके मन में अब भी अंग्रेज़ों का मान सम्मान बहुत अधिक है, अर्थात उनकी तरफ उनका रुझान बहुत अधिक है। वो आज भी जब वो अगर कोई विदेशी आता है तो उसकी आव भगत में अपना सब कुछ भूलकर लग जाते हैं। अगला लिख सकते हैं कि सभी भारतीय महापुरुषों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी होना। आपने पाठ में पढ़ा था ना कि जॉर्ज पंचम की नाक जो थी वो और जो हमारे देश के बच्चे थे, शहीद थे, देशभक्त थे, उन सब से छोटी थी। तो यह बताना भी हो सकता है कि उसका मान सम्मान हमारे देश के बच्चों, शहीदों और नेताओं से कम था। अगला है कि मूर्तिकार द्वारा जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा नाक लगाना। अंत में मूर्तिकार ने उसके ऊपर जिंदा नाक लगाई थी और उसमें यह था कि जिंदा नाक लगाना भी इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश में कुछ ऐसे स्वार्थी और देशद्रोही भी हैं, अर्थात ऐसे स्वार्थी लोग भी बसते हैं जो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए देश की नाक काट सकते हैं, अर्थात देश के मान सम्मान को ही बेच भी सकते हैं। तो इस प्रकार पूरे पाठ में नाक मान सम्मान के प्रतीक के रूप में दिखाई गई है। हमारा अगला प्रश्न होगा कि जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहता है। तो जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक यह संकेत करना चाहता है कि भारतीय नेताओं के आदर्श, उनका मान सम्मान जॉर्ज पंचम से बहुत ऊंचा है, कि जॉर्ज पंचम का मान सम्मान हमारे देश के शहीदों के सामने, देशभक्तों के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ के बच्चों का चरित्र उससे श्रेष्ठ और महान है, अर्थात जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, तो उन बच्चों का मान सम्मान भी उस क्रूर शासक से अधिक है, अर्थात उनकी नाक बड़ी है। इस बात के द्वारा लेखक भारतीयों के आत्मसम्मान की भावना को भी जगाना चाहता है और लोगों को नसीहत भी देना चाहता है जो आज भी अंग्रेजी मानसिकता के शिकार हैं और अंग्रेज़ों को ही अपना आदर्श मानते हैं। तो हो सकता है लेखक ऐसे लोगों को भी जगाना चाहता हो, जागरूक करना चाहता हो, उनको नसीहत देना चाहता हो जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो विदेशियों को आज भी अधिक महत्व देते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो इसलिए लेखक ने इस ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न है हमारा, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। कि जो अखबार वाले थे उन्होंने जब जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा नाक लगाई गई तो उस खबर को किस तरह से अखबार में छापा। तो बेटा जो अखबार वाले थे उन्होंने अखबार में उस दिन जब खबर छापी नाक के बारे में, तो अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ दोनों के घालमेल से उन्होंने उस बात को छिपा सा दिया कि अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी कि एक तरह से बता भी दिया और एक तरह से कुछ बताया भी नहीं। तो उन्होंने कहा था कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, कि नाक तो लगा दी गई है और यह भी कह दिया कि जिंदा लगाई गई है, और ऊपर से क्या कह दिया कि जो बिल्कुल भी कतई का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल, कि जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती, अर्थात अपने शब्द और अर्थ दोनों के घालमेल से उस बात को किस तरह से उन्होंने छिपाया है, इसको यहाँ दर्शाया गया है कि इस तरह से जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों के तालमेल और वाक्पटुता से छिपा लिया गया, कि शब्दों का ऐसा ताना बाना बुना और ऐसी वाक्पटुता उन्होंने अपनी दिखाई वहाँ पर कि उन्होंने इस खबर के बारे में सच्चाई लिखकर भी सब कुछ छुपा लिया था, कुछ नहीं लिखा एक तरह से।
अगला प्रश्न है हमारा, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से बेटा लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है, यह बताना चाहता है कि आज़ाद भारत के अंदर कि हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया है, स्वतंत्र हो गया है, और स्वतंत्र होने पर हम हर प्रकार से संपन्न भी हैं, कहीं पर विपन्नता नहीं है। मतलब हम हर प्रकार के हमारे पास सुख साधन सुविधा साधन सारी चीज़ें हमारे पास है, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, और अगर अभाव है तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का है कि हम स्वतंत्र होकर भी गुलाम मानसिकता से आज तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। और इस कथन के माध्यम से शायद लेखक यही दिखाना चाहता है या कहना चाहता है कि आज भी जब हम कोई विदेशी आता है तो उसके मतलब हम सामने अपने आप को हीन अनुभव करते हैं, हमारे अंदर हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है, और इसलिए जो गुलामी का जो कलंक है वो आज तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसीलिए लेखक ने यहाँ कहा है कि दिल्ली में सब था लेकिन नाक नहीं थी, अर्थात सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था कि सिर्फ लोगों के अंदर स्वाभिमान की भावना नहीं थी, स्वाभिमान की कमी थी लोगों के अंदर। बाकी सारी चीज़ें हमारे आज़ाद देश के अंदर हो रही हैं, होती जा रही हैं और होती रहेंगी। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। आपने पाठ में पढ़ाई था कि जिस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगी थी उस दिन अखबारों में एक चीज़ गौर करने की थी, ध्यान देने लायक थी कि अखबारों में और कोई खबर नहीं छपी थी। तो वो खबर कौन कौन सी थी। तो खबर यह थी कि उस दिन कोई उद्घाटन समारोह नहीं हुआ था, कहीं फीता नहीं काटा गया था, कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई थी, किसी का अभिनंदन भी नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट नहीं किया गया था, हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। यह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था, इसलिए अखबार खाली थे। यानी कि जिस दिन जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगने से अखबार वाले जो थे वो उस दिन लज्जित थे, शर्मिंदा थे कि जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे से भी न की जा सके, अर्थात उसका मान सम्मान उनसे भी कम था, और जिसके अत्याचार का इतिहास भी शायद हम नहीं भूल सकते, उस जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिट की गई थी। क्योंकि मूर्ति पर कोई पत्थर की नाक नहीं लगाई गई थी, मूर्ति के ऊपर एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई गई थी, और जो यह काम किया गया था वह बड़ा ही शर्मनाक था कि ऐसे क्रूर शासक का मान सम्मान बचाने के लिए अपने किसी भारतवासी की नाक काटकर उसका मान सम्मान छीनकर वहाँ पर लगाया गया था। तो यह भाव जो है देशवासियों को कचोट रहा हो, और मातम का दिन अखबार वालों ने समझा हो कि आज कोई खुशी का दिन नहीं है बल्कि आज मातम का दिन है, क्योंकि आज सरकारी तंत्र के जो लोग हैं इन्होंने अपने मान सम्मान को ही ताक पर रख दिया है। और इसी कारण बेटा उस दिन कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई जो उद्घाटन वगैरह थे उनकी खबर अखबार वालों ने नहीं छापी थी, किसी ने कहीं फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, मतलब किसी का कोई स्वागत नहीं किया गया था, न ही कोई मानपत्र भेंट किया गया था, अर्थात सम्मान किसी का नहीं किया गया था, और किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर कोई स्वागत समारोह भी नहीं हुआ था, क्योंकि यह दिन जो था यह भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था। इसलिए अखबार वालों ने उस दिन चुप रहकर अपना शायद विरोध प्रकट किया था। सरकारी तंत्र के खिलाफ उनका यह विरोध था कि जो जिंदा नाक लगाई गई थी ऐसा काम अखबार वालों को भी अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए उस दिन अखबार खाली थे। तो पाठ आपने पढ़ ही लिया था और प्रश्न उत्तर भी आपको समझा दिए गए हैं। तो अब इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ और सुंदर लेख में लिखेंगे,
लिखते समय मात्राओं की गलतियों पर विशेष ध्यान दें, उनको सुधारने का प्रयास करें और वर्णों की बनावट पर ध्यान दें कि जो वर्ण बनाएं आप बिल्कुल आराम से उनकी बनावट को उचित ढंग से बनाएं और साफ सुंदर लेख में अपने काम को पूरा करें। और इन प्रश्नोत्तरों को आप लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। धन्यवाद।